जय हिंद दोस्तों। मिशन एसएससी जीडी 2021 के लिए आप सभी का स्वागत है। तो इससे पहले की वीडियोस में हमने इंडियन ज्योग्राफी का पहला पार्ट कवर कर लिया था, जिसमें हमने 200 क्वेश्चन तक लगभग कवर किए थे। तो आज उसके आगे का कवर करना है। ये आर्यहन की बुक है। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि आपको आर्यहन की बुक के महत्वपूर्ण MCQ डिस्कशन चैनल पर कराया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में। इससे पहले के वीडियोस में हमने लगभग 200 क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। एक वर्ल्ड ज्योग्राफी का वीडियो है और एक इंडियन ज्योग्राफी का पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। तो आप वो सारे वीडियोस ये वीडियो देखने के बाद देख सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य आपका हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है आपका पेरियार अभयारण्य। कहाँ पड़ेगा? तो केरल में पड़ेगा। गिर क्या है? तो गिर आपका वो बाघ के लिए प्रसिद्ध है, जो कि गुजरात में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है। तो नल सरोवर पक्षी अभयारण्य आपका गुजरात राज्य में है। इसके अलावा गिर राष्ट्रीय उद्यान भी आपका गुजरात राज्य में पड़ जाएगा। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों पर आपके जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी भी दो प्रकार की होती है, एक बांगर और एक खादर। अभी आगे बताऊंगा कि कैसे कैसे होती है। नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है और अपने मतलब आसपास के उसमें मिट्टी छोड़ दी जाती है, उसे ही कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं खादर और बांगर कहते हैं आपको पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहेंगे? बांगर। और नई जलोढ़ मिट्टी को खागर कहेंगे। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है। तो अभी आपको बताया, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी बांगर और नई मिट्टी खादर, ये याद रखेंगे। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है। तो ये है आपकी काली मिट्टी, जो कि महाराष्ट्र गुजरात के साइड में, महाराष्ट्र गुजरात मध्य प्रदेश के साइड में आपको मिलेगी काली मिट्टी। कपास और गन्ने के उत्पादन के लिए भी अच्छी रहती है। रेगुड़ नाम किसका है? यहाँ पे रेगुड़ लिखा हुआ है, कभी कभी ये रेगुड़ रा भी लिख के आ जाता है। तो ये काली मिट्टी का नाम है रेगुड़। कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे लिख के आ जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रेगुड़ रा की जगह रा आ जाता है। किस मिट्टी में कृषि के लिए अत्यधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। तो किस मिट्टी में नहीं होती है? बिल्कुल काली मिट्टी में नहीं होती है। लैटेराइट मिट्टी की प्रधानता किन क्षेत्रों में ज़्यादा है। तो आपके मालाबार तटीय प्रदेशों में लैटेराइट मिट्टी की प्रधानता ज़्यादा है। मैं क्वेश्चन इसलिए जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं टाइम दूंगा आपको करने के लिए तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और आप में से अधिकतर लोग 3 मिनट से ज़्यादा वीडियो देखते नहीं हैं। अगर आप वीडियो को जल्दी देखना चाहते हैं तो 1.5x पे स्पीड कर लीजिए, आपको जल्दी वीडियो ख़त्म भी हो जाएगा और बोरिंग भी नहीं लगेगा, और आपकी प्रैक्टिस आराम से हो जाएगी। धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो धान की खेती के लिए दोस्तों आपको सबसे अच्छी मिट्टी होगी जलोढ़ मिट्टी। ये काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है। नदियों के किनारे यही मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। लाल मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है। लाल मिट्टी, तो लाल मिट्टी का विस्तार आपका गारो पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादातर पाया जाता है। तो ये तीनों ही आपका आंसर हो जाएगा। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ, जो कि मणिपुर में है, छोटा नागपुर का पठार, जो कि रांची में है, और अरावली का पूर्वी क्षेत्र, इन सभी जगहों पे आपके लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाएगा। मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है। तो सीधी सी बात है, इसमें तो ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है। वृक्षरोपण के द्वारा, वृक्षरोपण यानी कि वन रोपण के द्वारा आपके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, क्योंकि वृक्ष आपके मृदा अपरदन को रोकने में काफ़ी ज़्यादा सहायक होते हैं, आपको पता होगा। भारत के उत्तरी मैदान में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है। तो भारत के उत्तरी मैदान में आपकी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, क्योंकि उत्तरी मैदान में नदियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं, गंगा जमुना और ये सब नदियाँ उत्तरी मैदान में आपके पाई जाती हैं। तो वहाँ किस मिट्टी का ज़्यादा विस्तार होगा? जलोढ़ मिट्टी का। चलिए, अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है। तो अभी आपको बताया, महाराष्ट्र गुजरात मध्य प्रदेश में आपकी काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो भारत में आपका उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसएससी पूछ चुका है कि भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु। भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान कौन सा है। भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान कौन सा है। तो ये है आपका जैसलमेर। देखिए दोस्तों, ध्यान रखिए कि पिछले बार जब 2019 में इसका पेपर हुआ था, 18 में, तो इस क्वेश्चन से कम 15 क्वेश्चन फंसे थे। 15 क्वेश्चन डायरेक्टली फंसे थे, वो भी MCQs से। मैंने इसी से तैयारी की थी। तो आपके लिए बुक काफ़ी अच्छी हो सकती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आपसे विनम्र निवेदन होगा कि आप बाकी सारे वीडियोज़ भी इस बुक के जितने भी टॉपिक मैंने कवर कराए हैं प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, आप ज़रूर देखिए उन्हें। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है। तो सभी को पता होगा कि हमारे ग्रीष्म ऋतु में हवाएं चलती हैं, मम्मी कहती हैं बाहर मत जाओ वरना लू लग जाएगी, तो लू कहा जाता है उसको, गर्म एवं शुष्क हवाओं को। जाड़े के दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी भागों में किस
किस कारण से वर्षा होती है उत्तर पश्चिम के मैदानी भागों में? तो ये होती है आपके पश्चिमी विक्षोभों से। ऐसे याद रखेंगे कि उत्तर पश्चिम तो पश्चिमी विक्षोभ। भारत में अधिकांशतः वर्षा किस वजह से होती है? तो ये आपके दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अधिकांशतः वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? तो ये है आपका उत्तर पूर्वी मानसून। इधर से मानसून जब तमिलनाडु की ओर जाता है तो वहाँ वर्षा होती है ठंडे के दिनों में। ये क्वेश्चन पूछा गया एक बार कि तमिलनाडु में ठंडी के दिनों में वर्षा होने का क्या कारण है? तो ये उत्तर पश्चिम मानसून है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, ये तो बच्चों को पता होगा कि मासिनराम चेरापूंजी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। और सबसे कम वर्षा वाला पूछा जाए तो ये लेह है। लेह आपका सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। आम्र वर्षा क्या है? दोस्तों ये एक वर्षा होती है आपकी आम्र वर्षा। आम्र वर्षा होती है तो ये जब इधर से आपका मानसून लौटता है पूर्वी पश्चिम से तो तटीय प्रदेशों में वर्षा होती है जो कि आम की फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। तो इसे ही कहते हैं आपकी आम्र वर्षा। अगला क्वेश्चन क्या है? ग्रीष्मकाल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है? तो आप सभी को पता होगा काल बैसाखी कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल में। आम्र वर्षा तमिलनाडु के क्षेत्रों में, केरल में होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस राज्य में होकर सर्वप्रथम प्रवेश करती है? किस राज्य में सर्वप्रथम दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश करता है? तो आपके केरल राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है। दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का क्या कारण है? तो दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है समुद्र से अधिकतम दूरी, क्योंकि दिल्ली समुद्र से बहुत ज़्यादा दूर है इसलिए। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से कहाँ महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है? तो ये आपकी दिल्ली में पाई जाती है। कैसी जलवायु? महाद्वीपीय जलवायु। अल नीनो के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो अल नीनो के बारे में आपका कौन सा कथन इसमें से सत्य है? तो बिल्कुल सही। या गर्म जलधारा है? तो बिल्कुल अल नीनो एक गर्म जलधारा है। इसकी उत्पत्ति पेरू के तटीय प्रदेशों में होती है, ये भी सही है। इसका कारण सूखा बाढ़ आदि भी होता है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी आपका सही हो जाएगा। ये अल नीनो इंडियन ज्योग्राफी में शायद गलती से आ गया है, पर ये क्वेश्चन है तो आप देख लीजिए कि अल नीनो क्या है। तो एक गर्म जलधारा है। ऐसी एक गर्म जलधारा का नाम हमेशा पूछा जाता है, उसका नाम है गल्फ स्ट्रीम। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो गल्फ स्ट्रीम भी एक गर्म जलधारा। ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानसून निर्वतन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मानसून निर्वतन से सबसे अधिक वर्षा सभी को पता होगा चेन्नई यानी कि तमिलनाडु में होती है। ठंडी के दिनों में भी वर्षा होती है। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। ये बंगाल होना चाहिए, पश्चिम बंगाल। भारत की सर्वाधिक भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो भारत की सर्वाधिक भूमि में अभी आपको बताया कि वहाँ जलोढ़ मिट्टी की अधिकता होती है और जलोढ़ मिट्टी में धान बहुत अच्छे से होता है, तो धान सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? रबी की फसल इसमें से कौन सी है? तो देखिए आपका गेहूं, मटर और राई ये तीनों एक ही टाइम में बोया जाता है, इसलिए ये सभी रबी की फसल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? रबी की फसल ये तीनों ही हो जाएंगी। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएं कि रबी, खरीफ, जायद की फसल कौन सी है, तो आप ये देखिए कि कौन कौन सी इनमें से तीन फसलें जो आपके ऑप्शन रहेंगे उसमें से तीन फसलें एक ही टाइम पे उगाई जाने वाली होंगी और एक फसल किसी दूसरे टाइम पे उगाई जाने वाली होगी। तो जो दूसरे टाइम पे होगी वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका ये तीनों एक ही टाइम पे उगाई जाती है, इसलिए ये सभी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? तो खरीफ की फसल बिल्कुल धान, मूंगफली, मक्का ये तीनों एक टाइम में उगाई जाती है, तो ये सभी आपका खरीफ की फसल हो जाएंगी। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है आपका गुजरात। गुजरात में सबसे ज़्यादा मूंगफली होती है। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गन्ना उत्पादक राज्य में उत्तर प्रदेश क्या है? उत्तर प्रदेश में गन्ना सबसे ज़्यादा होता है। जिसको देखो वो गन्ना बोए रहता है, तो आपके उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फसल और सर्वाधिक उत्पादक राज्य से सुमेलित आपको करना है। तो चाय का असम में बिल्कुल सही है, तंबाकू का आंध्र प्रदेश में ये भी सही है, रेशम का कर्नाटक में ये भी सही है। कपास गुजरात में ज़्यादा नहीं होता है, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, कपास गुजरात में नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कृषि क्रांति और संबंधित उत्पादन से। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। देखिए हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, बिल्कुल। श्वेत क्रांति आपके दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, इसके जनक होंगे आपके वर्गीस कुरियन और इसके जनक हो जाएंगे आपके एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के। गुलाबी क्रांति झींगा से संबंधित है, बिल्कुल सही, जबकि रजत क्रांति चांदी से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? रजत क्रांति चांदी से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म
सुमेलित नहीं है। तो इसका वो देख लेते हैं। तो नीली क्रांति आपका मत्स्य उत्पादन से बिल्कुल सही सुमेलित है। आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे के ऑप्शन, पीली क्रांति आपका तिलहन से संबंधित है, बिल्कुल सही। भूरी क्रांति उर्वरक से, बिल्कुल सही। लाल क्रांति गुलाब से संबंधित नहीं है। लाल क्रांति आपके टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। चलिए, किस फसल की बुआई व कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया? तो किस फसल के बीच आपका बुआई एवं कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल होता है? सभी को पता होगा, गन्ना। गन्ने के बुआई और कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल होता है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ये दुग्ध उत्पादन से है, ऑपरेशन फ्लड। वर्गीस कुरियन ने इसको अंजाम दिया था। ये भी याद रखेंगे कि दुग्ध उत्पादन से कौन सी वैज्ञानिक है, तो वर्गीस कुरियन। ये देखिए, अभी मैंने आपको बताया हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन क्या है? दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। प्रथम स्थान है भारत का विश्व में दुग्ध उत्पादन में। गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा कि गुजरात का अंकलेश्वर से पेट्रोलियम तेल आपका निकलता है, तो वही सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। सिंह भूमि झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंह भूमि झारखंड आपका प्रसिद्ध है लौह उत्पाद यानी कि लोहे के लिए। अगला क्वेश्चन है, कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपके कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार आपके झारखंड में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? खनिज तेल की बात करा यहाँ पे। खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम किया गया था आपके डिगबोई में। कहाँ? डिगबोई में, असम में पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? खनिज कहाँ कहाँ मिलता है ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो बिल्कुल आपको देखिए, अभ्रक मिलता है झारखंड में, बिल्कुल सही है। सोना मिलता है सबसे ज़्यादा कर्नाटक में, ये भी सही है। लौह अयस्क आपका सबसे ज़्यादा बिहार में नहीं झारखंड में मिलता है। लिग्नाइट आपका तमिलनाडु, बिल्कुल सही है। चलिए, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी आपका प्रसिद्ध है तांबा के लिए। ध्यान रखेंगे, तांबा के लिए क्या प्रसिद्ध है? खेतड़ी। तांबा के लिए, तांबा उत्पादन में जो पहला देश है, इनकी जो सबसे ज़्यादा तांबा उत्पादन करता है वो है चिली। अगला क्वेश्चन है, बौलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? बौलाडीला, तो बौलाडीला आपका प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए। ध्यान रखेंगे, लौह अयस्क के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो लोकोमोटिव वाराणसी से संबंधित है, बिल्कुल सही। रेल डिब्बा कपूरथला में तो बनता ही है। विद्युत इंजन भी चितरंजन में बनता है। मोटर कार के लिए सीतामढ़ी नहीं फेमस है, तो आपका सुमेलित कौन सा नहीं है? मोटर कार वाला। भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? तो आप सभी को पता होगा कि भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना आपके जामनगर में है, बिल्कुल सही। जामनगर में आपका सबसे बड़ा कारखाना है। पिंपरी किससे संबंधित है? क्या है? पिंपरी, तो पिंपरी आपका पेनिसिलिन उद्योग से संबंधित है। भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर कहाँ स्थापित किया गया था? तो सभी को पता होगा कि ये जमशेदपुर ये जमशेदजी टाटा ने स्थापित किया था। पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है? तो पंजाब का आपका लुधियाना शहर हौजरी उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। रोजगार की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है जिसमें सबसे ज़्यादा रोजगार मिलते हैं? वो है आपका सूती वस्त्र उद्योग। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा आपके कोलकाता वेस्ट बंगाल में स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? तो प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन आपका दिल्ली से चेन्नई के बीच की चली थी, लंबी दूरी की ट्रेन है। निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? तो ये है आपका विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलने वाली गाड़ी है। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? मुक्त व्यापार क्षेत्र का मतलब कोई भी व्यापार कर सकता है। तो ये कांडला बंदरगाह एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है। भारत के पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो भारत के पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह है आपका चेन्नई, जो प्रकृति रूप से बना हुआ है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना आपके सड़क परिवहन से संबंधित है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? हिमालय पर्वत श्रेणी का सबसे नवीनतम भाग कौन सा है? तो ये है बाह्य हिमालय, या जिसे शिवालिक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो ये है कर्क रेखा। कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, मैंने आपको बताया था। गुजरात, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम, त्रिपुरा, इन सब राज्यों से वेस्ट बंगाल से होकर गुजरती है। भारत का कौन सा भू आकृतिक प्रदेश सबसे प्राचीनतम है? तो भारत का आपका प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीनतम भू आकृतिक प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है।
क्या है कि हैदराबाद का जुड़वा नगर। तो हैदराबाद का जुड़वा नगर आपको कहा जाता है सिकंदराबाद को। किसको कहा जाता है? सिकंदराबाद का आपको हैदराबाद का जुड़वा नगर कहा जाता है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? एकमात्र शीत मरुस्थल, तो ये है आपका लद्दाख। अगला क्वेश्चन है भारत की सीमा से लगे भारतीय राज्य, पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो चलिए एक बार आप अपने दिमाग में मैप को लेके आइए, कौन कौन से राज्य आपका हो जाएंगे। उधर का हो जाएगा गुजरात, फिर पंजाब, लेह लद्दाख, कश्मीर, ये सब। देखिए हिमाचल प्रदेश तो होगा नहीं, हिमाचल प्रदेश तो इस साइड में पड़ता है, दूसरी साइड में मतलब चाइना के साइड में पड़ता है। तो आपका क्या हो जाएगा, उत्तराखंड भी आपका नहीं होगा क्योंकि ये भी इधर उत्तर प्रदेश के साइड में पड़ता है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ये आपको सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा आपका नहीं पड़ता है, इसलिए सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो भारत के सबसे दक्षिणी भाग में आपका कार्डेमम पहाड़ी स्थित है। कौन सी पहाड़ी? कार्डेमम पहाड़ी स्थित है भारत के सबसे दक्षिणी भाग में। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? अभी आपको बताया था कि मेघालय के, मैंने शायद गलती से मणिपुर बता दिया होगा, कोई बात नहीं। मेघालय में स्थित है आपके गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ। कहाँ स्थित है? मेघालय में। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो खैबर दर्रा आप सभी को पता होगा, पाकिस्तान में स्थित है। खैबर दर्रा पाकिस्तान में। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? सभी को पता होगा, कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। निम्नलिखित में से रिफ्ट वैली से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? रिफ्ट वैली यानी कि भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है आपका नर्मदा, और एक नदी है ताप्ती। ये बात याद रखेंगे, नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी से होकर बहती है और अरब सागर में जाके गिरती है। नदियों को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? तो नदियों को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में रखा गया था, नदियों को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर आपका झेलम नदी के किनारे स्थित है। झेलम किसकी सहायक नदी है? तो सिंधु नदी की सहायक नदी है झेलम। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन आपका किस नदी के किनारे स्थित है? तो उज्जैन स्थित है आपका क्षिप्रा नदी के किनारे। ये क्वेश्चन याद रखेंगे, कई बार पूछा गया है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। मैथान, बाल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पे बनाए गए हैं? मैथान, बाल पहाड़ी और तिलैया बांध, तो ये बनाए गए हैं आपके बराबर नदी पे। क्वेश्चन याद रखेंगे, बराबर नदी पे आपके मैथान, बाल पहाड़ी और तिलैया बांध बनाए गए हैं। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है? भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है आपकी चिल्का झील। कौन सी है? चिल्का झील भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है। काकोलत जलप्रपात बिहार के किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपके नवादा जिले में। बिहार के नवादा जिले में काकोलत जलप्रपात स्थित है। काका पार परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो काका पार परियोजना आपका ताप्ती नदी से संबंधित हो जाएगा, ताप्ती नदी। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो सरदार सरोवर परियोजना आपके गुजरात राज्य में बन रहा है अभी। अगला क्वेश्चन है भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? तो अभी आपको बताया था कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा किस वजह से होती है? तो जो उत्तर पश्चिमी मानसून के लौटने के कारण होती है। तो 283 का हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। मानसून किस भाषा का शब्द है? तो मानसून शब्द है आपका अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है मानसून। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान आपका नागपुर में स्थित है। नागपुर में स्थित है। भारत में प्रमुख वनस्पति, नागपुर महाराष्ट्र में है। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी, यानी कि कौन सी वनस्पति भारत में बहुतायत पाई जाती है? तो आपके पतझड़ वन। पतझड़ वन आपकी प्रमुख वनस्पति है। भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा कि भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। बाकी भी देख लिए, कान्हा किसली मध्य प्रदेश में, दुधवा उत्तर प्रदेश में, खमचंद जेंदा सिक्किम में है। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से होता है? तो ये आपके काली मिट्टी का निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से। चलिए अब कुछ क्वेश्चन ऐसे देख लेते हैं जो कि पुराने क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए, यानी कि विगत वर्षों के क्वेश्चन देख लेते हैं। लगभग 20 क्वेश्चंस हैं। कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा किस प्रकार मिलता है? तो आप सभी को पता होगा कि कच्चे माल की आपूर्ति जो कि होती है, जैसे वस्त्रों के लिए कच्चे माल चाहिए, किसी भी चीज़ के लिए जो कच्चे माल चाहिए वो कि कृषि से ही होता है। कृषि को आपका क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र का।
कृषि से संबंधित जितना भी कार्य रहेगा, कृषि पशुपालन, ये सब आपके प्राथमिक क्षेत्र में आता है, तो कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आता है। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो सबसे छोटा महासागर आप सभी को पता होगा, बिल्कुल सही, अंटार्कटिका का महासागर सबसे छोटा महासागर है। और सबसे बड़ा महासागर की बात करें तो वो है आपका प्रशांत महासागर। चलिए, पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः ppm में व्यक्त किया जाता है। यहाँ ppm का पूर्ण रूप क्या है? तो बिल्कुल सही, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन आपका ppm का पूर्ण रूप हो जाएगा। वातावरण में मौजूद सल्फर के ऑक्साइड बारिश में घुल जाते हैं और क्या बनाते हैं? तो ये बनाते हैं आपका, आगे के वो देख लेते हैं, ये आपके औद्योगिक धूम का निर्माण करते हैं। किसका? औद्योगिक धूम का निर्माण, एक बार फिर से देख लीजिए, औद्योगिक धूम का निर्माण करते हैं। पश्चिमी राजस्थान के मृदा में किसका अंश होता है? पश्चिमी राजस्थान के मृदा में किसका अंश होता है? तो ये होता है आपका कैल्शियम का अंश। लोहा इससे निकाला जाता है। लोहा किससे निकाला जाता है? तो लोहा का एक अयस्क है आपका हेमेटाइट, लोहे का अयस्क है हेमेटाइट। समुद्र में ज्वार भाटा किसके कारण होता है? तो समुद्र में ज्वार भाटा सभी को पता होगा, सूर्य एवं चंद्रमा का संयुक्त गुरुत्वीय प्रभाव के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर ध्रुवीय अनुवर प्रदेश टुंड्रा प्रदेश कहाँ स्थित है? मतलब पूछ रहा है टुंड्रा प्रदेश, तो सभी को पता होगा ठंडे रेगिस्तानों में जो लोग रहते हैं उन्हें टुंड्रा प्रदेश कहा जाता है। एक सेकंड, सॉरी, टुंड्रा प्रदेश किसको कहते हैं? ठंडे रेगिस्तान में लोगों को कहा जाता है। भारत में सूती वस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सूती वस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश। चलिए आगे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। भूकंप को दर्ज करने वाला उपकरण कौन सा है? तो सभी को पता होगा, भूकंप किस पे दर्ज होता है? सिस्मोग्राफ। और किस स्केल पे नापा जाता है? तो रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल पे आपका भूकंप नापा जाता है सिस्मोग्राफ से। वायु के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी सर्वाधिक सामान्य कारण इसमें से कौन सा है? तो ये है आपका धुआं। धुआं आपका सर्वाधिक वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है, बाड़ बनाना, एकत्रित करना और ऊन कटाई जैसी कुछ गतिविधियां इससे संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये आपके कपास सूत की खेती से संबंधित है। ऊन कटाई